दोस्तों, आप सब कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक पत्नी ने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने ही पति को मार डाला और अपने ही प्रेमी को पति साबित करने में लग गई। दोस्तों, जब भी कोई अपराध करने जाता है तो उसको लगता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मगर हाँ, उनकी गलतफहमी ही होती। अपराध कभी भी नहीं छिपता, अपराधी हमेशा सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट करना। हॉस्पिटल माई स्वाति अपने पति को एडमिट करवाती है कि उनके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया, जिसका नाम सुधाकर है। अब आगे उसके माँ बाप भी उसको देखने आ गए। अस्पताल की मुख्य जानकारी बदलते समय बता दिया था कि सुधाकर अंडा और मछली भी खाता है। स्वाति ने सुधाकर के पिता को जरूर बता दी, साथ ही उनसे पूछा भी। सुधाकर तो मांस मछली का बड़ा शौकीन था, उसने यह सब खाना कब से छोड़ दिया था। अस्पताल में उसे मटन सूप पीने को दिया गया तो वह चिल्लाने लगा कि वह मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। इस बात ने सुधाकर के पिता को भी हैरान कर दिया। वह भी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो भी जानता था कि उनका बेटा अंडा और मछली का बड़ा ही शौकीन है। इसकी वजह थी सुधाकर की अजीब हरकतें। वह सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी उसी दिन दोपहर किसी ने फोन करके उन्हें जो बताया, उसे सुनकर वह हैरान रह गए। सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उस आदमी ने उन्हें बताया कि अस्पताल में भर्ती जिस आदमी के इलाज पर वह लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वह उनका बेटा एम सुधाकर रेड्डी नहीं, बल्कि एक तरह से उनका दुश्मन है। वह सुधाकर की हत्या करके उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर सुधाकर के पिता परेशान हो उठे कि यह हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई आदमी किसी की हत्या करके उसकी जगह कैसे ले सकता है। यह सब सोचकर वह चिंतित हो उठे। इस तरह उनके सामने दो चीजें आ गईं, जिनसे उन्हें शंका हुई। सुधाकर जब से अस्पताल में भर्ती हुआ था, तब से उसका बात व्यवहार, चाल चलन और हाव भाव काफी बदला बदला सा लग रहा था। कभी कभी घर वालों को उस पर शक तो होता था कि वह उनका बेटा सुधाकर नहीं है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब ये दो बातें उनके सामने आईं तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने यह बात पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। यह कोई फिल्म थोड़े ही है कि कोई किसी की हत्या करके उसकी जगह ले ले। सुधाकर के पिता ने पत्नी को इस बात के लिए राजी किया कि क्यों न हकीकत का पता लगाया जाए कि वह हमारा बेटा सुधाकर ही है या कोई और जो बेटे के रूप में उसकी जगह लेना चाहता है। पत्नी राजी हो गई तो वह कुछ रिश्तेदारों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने खड़ा करके सुधाकर से पूछा कि ये हमारे कौन रिश्तेदार हैं, कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है। यह पूछने पर सुधाकर एकदम से हड़बड़ा गया। वह चूंकि उन रिश्तेदारों को पहचानता ही नहीं था तो क्या बताता। वह चुप रहा तो सुधाकर के माता पिता जहां परेशान हो उठे, वहीं स्वाति भी परेशान हुई। वह इधर उधर की बातें करने लगी। अब सुधाकर के घर वालों को पूरा विश्वास हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। सुधाकर का भाई प्रभाकर पिता के साथ थाना नगर कुरनूल गया और थाना प्रभारी श्रीनिवास राव को सारी बात बताकर सच्चाई का पता लगाने का आग्रह किया। मामला हैरान करने वाला था। श्रीनिवास राव ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया। वह भी सोच में पड़ गए, क्योंकि ऐसा मामला उनकी जिंदगी में पहली बार सामने आया था। उन्होंने एसपी एस कमलेश्वर को पूरी बात बताई। वह भी हैरान रह गए। यह मामला किसी सस्पेंस फिल्म जैसा पेचीदा था। जिस व्यक्ति को खुद घर वाले नहीं पहचान पा रहे थे, उसे दूसरा कोई कैसे पहचान सकता था। एसपी एस कमलेश्वर ने ऑफिस में मीटिंग बुलाई, जिसमें एडिशनल एसपी जे
चेन्नई एएसपी लक्ष्मी नारायण और थाना प्रभारी श्रीनिवास राव शामिल हुए। मीटिंग से पहले श्रीनिवास राव ने सुधाकर के पिता से उसकी पहचान से संबंधित जरूरी जानकारी के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वोटर आईडी वगैरह ले लिया था। पुलिस अधिकारियों के सामने चुनौती यह थी कि अस्पताल में जिस आदमी का इलाज चल रहा था वह सुधाकर रेड्डी नहीं था तो कौन था? इसकी पहचान कैसे की जाए? एस कमलेश्वर ने सुधाकर की पहचान के सारे प्रमाण अपने पास मंगवा लिए थे। 2 से 3 घंटे चली बैठक में काफी माथापच्ची के बाद पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधाकर रेड्डी की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाए, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं जो दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। थाना प्रभारी श्रीनिवास राव मीटिंग से सीधे अस्पताल पहुंचे और जब सुधाकर रेड्डी का अंगूठा रखकर उसका आधार खोला गया तो सुधाकर का आधार कार्ड खुलने के बजाय किसी सी राजेश रेड्डी का आधार कार्ड खुल गया। इससे पूरा मामला साफ हो गया। श्रीनिवास राव ने यह बात एसपी एस कमलेश्वर को बताई तो वह भी समझ गए कि अस्पताल में भर्ती युवक एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि उसकी जगह राजेश रेड्डी इलाज करा रहा है। अब यह पता लगाना जरूरी हो गया था कि राजेश रेड्डी कौन है और सुधाकर रेड्डी की जगह अस्पताल में क्यों भर्ती है। अगर वह राजेश रेड्डी है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है? साथ ही यह भी कि स्वाति उस अजनबी को सुधाकर रेड्डी यानी अपना पति बताकर उसका इलाज क्यों करा रही है। एसपी एस कमलेश्वर ने थाना प्रभारी श्रीनिवास को आदेश दिया कि स्वाति और राजेश को किसी तरह का कोई शक हो इससे पहले स्वाति को हिरासत में लेकर पूछताछ करो और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दो। 10 दिसंबर 2017 की सुबह महिला पुलिस की मदद से स्वाति को हिरासत में ले लिया गया और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया जिससे वह भाग न सके। स्वाति को थाना नगर कुरनूल लाया गया जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। स्वाति कोई क्रिमिनल तो थी नहीं जो पूछताछ में पुलिस को छकाती। पूछताछ में उसने जल्दी ही सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि अस्पताल में भर्ती युवक उसका पति एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि प्रेमिसी राजेश रेड्डी है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने सुधाकर की 26 नवंबर की सुबह हत्या करके उसकी लाश को वहां से 150 किलोमीटर दूर जिला महबूबनगर के मैसन्ना जंगल में ले जाकर जला दिया था। उसने पुलिस को सुधाकर की हत्या से लेकर राजेश के तेजाब से झुलसकर अस्पताल में भर्ती होने तक की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। स्वाति ने पुलिस को सुधाकर की हत्या और राजेश के तेजाब से झुलसकर अस्पताल में भर्ती होने की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 32 वर्षीय एम सुधाकर रेड्डी मेहनती आदमी था, उसका भरा पूरा परिवार था। वह नगर कुरनूल की पौष कॉलोनी कोल्हापुर में पत्नी एम स्वाति रेड्डी और 2 बच्चों आशीष और मिली के साथ किराए के मकान में रहता था, जबकि उसके माँ बाप छोटे बेटे प्रभाकर के साथ गांव में रहते थे। सुधाकर पत्थर तोड़ने वाले एक यूनिट में नौकरी करता था। उसे वहां से अच्छा खासा पैसा मिलता था। नौकरी की वजह से उसे ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता था। स्वाति एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। स्वाति जवान और खूबसूरत थी। उसके दिल में कुछ अरमान थे, उन्हीं के सहारे वह जी रही थी। पति काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहता था। पति के बिना स्वाति को बिस्तर काटने को दौड़ता था। उसकी रातें करवटें बदलते हुए बीतती थीं। पति घर आता तो स्वाति उससे मन की पीड़ा कहती। सुधाकर पत्नी की पीड़ा को समझता था, लेकिन वह चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। वह नौकरी की दुहाई देकर उसे समझाता। स्वाति पति की विवशता समझती थी, लेकिन वह मन का क्या करती जो उसके काबू में नहीं था। पहली ही मुलाकात में राजेश रेड्डी को दे बैठी दिल स्वाति नर्स थी।
अस्पताल के काम से उसे दूसरे अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने जाना पड़ता था। बात 2 साल पहले की है। वह अस्पताल की ओर से एक प्राइवेट अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात सी राजेश रेड्डी से हुई। उसे देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसका चेहरा मोहरा और कदकाठी उसके पति सुधाकर से काफी मेल खा रहा था। एक बारगी उसे देखकर कोई भी उसमें और सुधाकर में फर्क नहीं कर सकता था। इसी पहली मुलाकात में स्वाति उसकी मुरीद हो गई। स्वाति सुंदर तो थी ही, राजेश ने भी पहली मुलाकात में ही उसे अपने दिल की मलिका बना लिया। स्वाति अपना काम करके चली तो आई, लेकिन दिल राजेश के पास ही छोड़ आई। इसके बाद किसी न किसी बहाने दोनों की मुलाकातें होने लगीं। इन्हीं मुलाकातों ने उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने को मजबूर कर दिया। राजेश की शादी नहीं हुई थी, जबकि स्वाति शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अब यह सब कोई मायने नहीं रखते थे। राजेश की पर्सनैलिटी पर स्वाति इस तरह मर मिटी कि उसे न पति का ख्याल रहा, न बच्चों का। राजेश रेड्डी अपने माँ बाप और भाई के साथ कोल्हापुर में रहता था। उसका परिवार काफी संपन्न था। माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। राजेश माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा भी रहा, लेकिन वह डॉक्टर नहीं बन सका। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जरूर बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वहीं उसकी मुलाकात स्वाति से हुई थी। स्वाति और राजेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। एक ऐसा समय भी आया जब वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। मर्यादाओं को तोड़कर वे कब के जिस्म के बंधन में बंध गए थे। स्वाति को राजेश के जिस्म की खुशबू सुधाकर के जिस्म से ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब उसे पति से ज्यादा प्रेमी प्यारा लगने लगा था। स्वाति के संबंध पति पत्नी की तरह बन गए थे। स्वाति का हाल तो यह था कि वह राजेश की एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पति जितने दिन बाहर रहता, स्वाति उसे साथ रखती थी। बच्चे छोटे थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं जान समझ पा रहे थे। स्वाति राजेश से कहने लगी थी कि वह उससे शादी करके उसे सुधाकर से मुक्ति दिलाए। 2 सालों तक दोनों के प्यार की किसी को भनक तक नहीं लग पाई थी। स्वाति चाहती तो सुधाकर से तलाक लेकर राजेश से शादी कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों उसे लगता था कि सुधाकर के जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा। उसे लगता था कि राजेश से तभी शादी कर पाएगी जब सुधाकर रास्ते से हट जाए। यही सोचकर स्वाति राजेश के साथ मिलकर सुधाकर को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। सुधाकर को ठिकाने लगाना तो आसान था, लेकिन खुद बचाना भी जरूरी था। वे दोनों इसके लिए आपराधिक धारावाहिक और इसी तरह की फिल्में देखने लगे। आखिर उन्हें श्रुति हसन की सुपरहिट फिल्म येवाडू से सुधाकर को रास्ते से हटाने का आइडिया मिल गया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए प्रेमी का चेहरा पति जैसा करा देती है। उसके बाद प्रेमी प्रेमिका के साथ उसी के घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद दोनों वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने चले जाते हैं। जैसा फिल्म में देखा था, स्वाति और राजेश ने तय किया कि वे भी ऐसा ही करेंगे। सुधाकर की हत्या करके बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए राजेश का चेहरा सुधाकर जैसा बनवा दिया जाएगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वे यह शहर छोड़कर पुणे जाकर बस जाएंगे। सुधाकर के पास कार और स्कूटर दोनों थे। कभी वह नौकरी पर कार से जाता था तो कभी स्कूटर से। 21 नवंबर को वह स्कूटर से ड्यूटी पर गया था।
उसके जाने के बाद स्वाति ने फोन करके राजेश को बुला लिया और कार से उसके साथ घूमने निकल गई। संयोग से सुधाकर के चचेरे भाई ने उसे राजेश के साथ कार में जाते देख लिया। वह राजेश को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने भाभी को किसी अजनबी के साथ जाने की बात सुधाकर को फोन करके बता दी। प्रेमी को लेकर पति से हुआ झगड़ा सुधाकर चिंता में पड़ गया कि पत्नी किसके साथ घूम रही है। उसे गुस्सा भी आया। यह बात उसे परेशान कर रही थी। उसका मन नौकरी पर नहीं लगा तो वह घर वापस आ गया। तब तक स्वाति घर नहीं आई थी। जब वह आई तो राजेश को लेकर पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। सुधाकर राजेश के बारे में पूछता रहा, लेकिन स्वाति ने कुछ नहीं बताया। ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा। स्वाति ने राजेश से कह दिया कि उसकी वजह से 3 दिनों से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके संबंधों के बारे में किसी और को पता चले, उसके पहले ही सुधाकर को रास्ते से हटा दिया जाए। राजेश स्वाति की बात मानकर उसका साथ देने को तैयार हो गया। 25 नवंबर को राजेश मां से विजयवाड़ा जाने की बात कहकर घर से निकला और सीधे स्वाति के घर जा पहुंचा। उस समय सुधाकर कहीं गया हुआ था। स्वाति ने राजेश को घर में ही बेड के नीचे छिपा दिया। उस दिन भी स्वाति और सुधाकर में खूब झगड़ा हुआ था, लेकिन स्वाति ने यह नहीं बताया था कि राजेश कौन है और उसका उससे क्या संबंध है। इसी वजह से घर में खाना तक नहीं पका था। स्वाति ने राजेश को घर में छिपा तो लिया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर राजेश के घर में होने की खबर सुधाकर को हो गई तो कयामत आ जाएगी। बहरहाल किसी तरह रात कट गई। 26 नवंबर की सुबह 4 बजे के आसपास स्वाति जागी। दबे पांव बिस्तर से उतरकर उसने बेड के नीचे छिपे राजेश को उठाया। इसके बाद पर्स से एनेस्थेसिया का इंजेक्शन निकाला और राजेश की मदद से सुधाकर की गर्दन में लगा दिया। सुधाकर बेहोश हो गया। इसके बाद राजेश ने उसके मुंह पर तकिया रखकर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसे हिलाडुला कर देखा गया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वह मर चुका था। लाश को उन्होंने कार में रखा और उसे 150 किलोमीटर दूर महबूबनगर के मैसन्ना जंगल में ले गए। जंगल में बीचों बीच लाश जलाकर वे लौट आए। स्वाति और राजेश खुश थे कि उन्होंने रास्ते का कांटा हटा दिया है। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं बचा। साजिश का पहला पायदान वे चढ़ चुके थे। अब दूसरी साजिश को अंजाम देना था। योजनानुसार प्रेमी के ऊपर खुद फेंका तेजाब अब आगे का काम करना था। स्वाति को अपने प्रेमी का चेहरे बिगाड़ना था, वो भी तेजाब से जो उसने बड़ी ही कुशलता से किया ताकि किसी को जरा भी संदेह न हो कि जला हुआ कोई और नहीं स्वाति का ही पति है। 27 नवंबर की सुबह स्वाति और राजेश शहर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे जहां सर्जरी की सुविधा उपलब्ध थी। दोनों ने वहां पता किया कि 30% तक जले मरीज की सर्जरी पर कितना खर्च आता है। वहां उन्हें बताया गया कि इस तरह के मरीज पर 3 से 5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। दोनों घर लौट आए और आगे क्या और कैसे करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की। स्वाति और राजेश ने तय किया कि अगली सुबह कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। 28 नवंबर की सुबह 7:30 बजे स्वाति ने बच्चों को स्कूल भेज दिया और राजेश को लेकर कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर पहुंच गई। योजना के अनुसार स्वाति और राजेश पहले गले मिले, उसके बाद साथ लाए तेजाब को स्वाति ने राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे के साथ उसकी गर्दन भी झुलस गई। प्रेमी की पीड़ा से स्वाति को काफी दुख पहुंचा, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अब राजेश को सुधाकर बनवाना था। योजना को अंजाम देकर वह घर लौट आई।
घर पहुंचकर स्वाति ने त्रियाचरित्र रचते हुए सास ससुर को फोन करके बताया कि सुधाकर के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। वह उसे लेकर अस्पताल जा रही है। सास ससुर के अस्पताल पहुंचने तक राजेश के चेहरे पर मरहम पट्टी हो चुकी थी। चेहरा पट्टी से ढका होने के कारण वे उसे पहचान नहीं सके, लेकिन शारीरिक बनावट और कदकाठी देखकर उन्हें संदेह तो हुआ, पर उस समय वे कुछ कह नहीं सके। राजेश को सुधाकर बनाकर अस्पताल लाने वाली स्वाति ने सास ससुर को अपनी बातों में कुछ इस तरह उलझाए रखा कि उन्हें राजेश को सुधाकर मानने के लिए विवश होना पड़ा। सुधाकर पर हुए तेजाब के हमले की जांच पुलिस कर रही थी। इस जांच में पुलिस को कोल्हापुर कॉलोनी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से इस हमले की फुटेज मिल गई। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि स्वाति राजेश के साथ कॉलोनी के बाहर हंस हंस कर बातें करते हुए टहल रही थी। दोनों गले मिले और उसके बाद स्वाति ने बोतल का तेजाब राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। राजेश तेजाब की जलन से वहीं बैठकर छटपटाने लगा, जबकि स्वाति घर चली गई। इसके बाद क्या हुआ? स्वाति द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया था। प्रेमी को पति का रूप देकर जीवन भर साथ रहने का उसका सपना टूट चुका था। दूसरी ओर राजेश की मां बेटे को लेकर परेशान थी। वह शादी में विजयवाड़ा जाने की बात कहकर निकला था। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी, क्योंकि राजेश से फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। प्रेमी को पति बनाने की ख्वाहिश रह गई अधूरी। बेटे को लेकर परेशान राजेश की मां ने स्वाति से कई बार पूछा था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। दरअसल उन्हें राजेश और स्वाति के संबंधों के बारे में पता था। राजेश ने ही मां को उसके बारे में बताया था, इसलिए वह स्वाति से राजेश के बारे में बार बार पूछ रही थीं। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह इतनी शर्मिंदा हुई कि राजेश के कहने पर भी उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। स्वाति और राजेश की साजिश का खुलासा होने के बाद 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने एम सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी एम स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था। राजेश रेड्डी का अभी इलाज चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया। पूछताछ में उसने भी सुधाकर की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया था। राजेश के इलाज का खर्च 5 लाख आया था, जिसमें से सुधाकर के मां बाप ने बेटा समझकर 1.5 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए थे। सच्चाई का पता चलने के बाद बाकी रकम उन्होंने जमा नहीं की। अब बाकी पैसे राजेश से मांगे जा रहे थे। पुलिस को उसके स्वस्थ होने का इंतजार था, ताकि स्वस्थ होते ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने एम सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में स्वाति और राजेश के खिलाफ भादंबी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। स्वाति जेल में बंद है, जबकि राजेश का अभी इलाज चल रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।